नमस्कार छात्रगण, मैं कांजी गढ़वी आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम TYBA के सेमेस्टर 5 के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय के दूसरे सेमेस्टर के प्रश्न राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति का विस्तृत आलेख दीजिए, इसका उत्तर देखेंगे। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। भारत के संविधान द्वारा राजभाषा के पद पर आसीन होने के कारण हिंदी का प्रयोजन मूलक रूप अत्यधिक उपयोगी हुआ है। यानी कि जब से हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया गया है, तब से हिंदी का प्रयोजन मूलक रूप है वो अत्यधिक उपयोगी हुआ है। अतः राजभाषा हिंदी के बारे में भारत के संविधान तथा प्रावधान के अंतर्गत निर्मित राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1967 और राजभाषा अधिनियम 1976 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों की चर्चा करना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1967, राजभाषा नियम 1976 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों की चर्चा करना यहाँ पर आवश्यक है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 से उसे लागू किया गया। यानी कि 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया था। यानी भारत के संविधान को लागू किया गया था। 14 सितंबर 1949 के दिन भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किए जाने का निर्णय संविधान सभा द्वारा किया गया। यानी कि आज भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। यानी कि स्वीकार किए जाने का निर्णय संविधान सभा द्वारा किया गया था। अतः 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा यानी कि अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के लिए आयोग और समिति, अनुच्छेद 345, 46 और 47 में प्रादेशिक भाषाएं अर्थात राज्य की राजभाषाएं, अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में तथा अधिनियमों में विधेयकों आदि की भाषा, अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधित कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, अनुच्छेद 350 में व्यथा के निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं तथा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जुलाई 1946 में हुए चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस के 205, मुस्लिम लीग के 73 और 18 स्वतंत्र सदस्य थे। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इससे पहले जुलाई 1946 में जो चुनाव हुए थे, उनके फलस्वरूप कांग्रेस के 205, मुस्लिम लीग के 73 और 18 सदस्य थे जो स्वतंत्र सदस्य थे। प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान का प्रारूप कुछ संशोधनों के बाद 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। यानी संविधान का प्रारूप कुछ संशोधन के बाद 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है, आरंभ से ही आभास मिल गया था कि जिस मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने और हिंदी को संपूर्ण देश की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का अनवरत आंदोलन महात्मा गांधी ने 40 वर्षों तक चलाया, वह नकार खाने में तूती की आवाज़ सिद्ध होने वाली है। संविधान सभा ने 3 दिन तक बहस करने के बाद 14 सितंबर 1949 को राजभाषा संबंधित सभी अनुच्छेद अनुमोदित कर दिए।
मातृभाषा में शिक्षण और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए महात्मा गांधी ने कई आंदोलन किए थे। अतः इससे स्पष्ट था कि कभी न कभी हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अतः काफ़ी चर्चाओं के बाद और बहस करने के बाद 14 सितंबर 1949 को राजभाषा संबंधी सभी अनुच्छेद मंजूर कर दिए गए, अनुमोदित यानी कि मंजूर कर दिए गए। इस प्रकार 1950 की 26 जनवरी को संविधान लागू होते ही अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो गई। यानी कि संविधान के पहले अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की जो भाषा है, संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और उसकी लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप स्वीकार किया गया। यानी कि जो वो राजकीय या सरकारी प्रयोजन के लिए जो प्रयोग होने वाला अंक है वो देवनागरी लिपि के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी स्वीकार किए गए। तथापि 343(1) के बाद के अनुच्छेदों और धाराओं और उपधाराओं में भी जो कुछ प्रावधान किए गए हैं उससे काफ़ी हद तक राजभाषा हिंदी का भविष्य प्रश्न हो गया। वस्तुतः हिंदी को राजभाषा बनाने संबंधी बहस एक दुखद स्थिति थी, क्योंकि संसार के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ कि उसे स्वाधीन होने के बाद भी सोचना पड़ा हो कि उसकी राजभाषा देश की भाषा हो या विदेश की। यानी कि बड़ी दुखद स्थिति थी। उस समय हिंदी को राजभाषा बनाने संबंधी बहस थी, वो एक दुखद स्थिति थी, क्योंकि किसी भी देश का था संसार में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी देश को स्वाधीन होने के बाद भी ये सोचना पड़े कि उसकी राजभाषा उस देश की ही होगी या विदेश की। यानी कि यह दुखद और गंभीर स्थिति थी। संविधान के राजभाषा संबंधी अनुच्छेद तथा धाराएं उपरोक्त हैं। ये अनुच्छेदों के अनुसार संघीय एवं राज्य सरकारों तथा उनके विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों ने हिंदी की अभिवृद्धि एवं प्रसार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने का संकल्प लिया है। विभिन्न प्रांतों में हिंदी अकादमियों की स्थापना की गई है। इनमें महत्वपूर्ण पुस्तकों के अनुवाद तथा प्रकाशन की व्यवस्था है। हिंदी निर्देशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग निरंतर नए पारिभाषिक शब्द निर्मित करने में निरंतर सक्रिय हैं। यानी कि हिंदी निर्देशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग निरंतर यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हिंदी में नए पारिभाषिक शब्द निर्मित होते रहे या निरंतर सक्रिय होते रहें। साथ ही में पुस्तकों के अनुवाद का तथा प्रकाशन की भी व्यवस्था है। विविध प्रांतों में या विभिन्न प्रांतों में हिंदी की अकादमियों की भी स्थापना की गई। हिंदी की संवैधानिक स्थिति का विस्तृत रूप से परिचय पाने के बाद हम डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल का यह कथन अपनी पूर्ण सहमति के साथ उद्धृत करना चाहेंगे कि मेरा तो यह मत है कि, यानी कि डॉक्टर नारायण दत्त ने यहाँ अपना मत प्रस्तुत किया है कि मेरा मत तो यह मत है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा जो नाम भारत की सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि वह सभी भारतीय भाषाओं में श्रेष्ठ है, वरन इसलिए कि इस भाषा का देश में सबसे अधिक प्रसार एवं प्रचार है। यानी कि यहाँ पर डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल ने कहा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान इसलिए नहीं प्राप्त नहीं हुआ कि वो भारतीय भाषा में श्रेष्ठ है, यानी कि भारतीय जो सभी भाषाएं उसमें हिंदी श्रेष्ठ है, परंतु हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान इसलिए प्राप्त हुआ है कि इस भाषा का देश में सबसे अधिक प्रचार एवं प्रसार है। हिंदी आरंभ से ही भारत के सभी प्रांतों में बोली व समझी जाती थी और प्रायः सभी प्रांतों के अहिंदी भाषी लेखकों ने इस भाषा में साहित्य सृजन भी किया। यानी कि प्रारंभ से ही भारत में सभी प्रांतों में हिंदी बोली जाती थी और समझी भी जाती थी। अहिंदी भाषी जो लेखक थे उन्होंने भी अपना साहित्य सृजन हिंदी भाषा में ही किया। इससे इस भाषा को संस्कृत की भांति अखिल भारतीय रूप मिला है। हिंदी को उसका अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में देश के कोने कोने में फैले हुए मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, आजीविका व विभिन्न वर्ग व्यवसाय वाले लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अर्थात हिंदी को
अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में देश में फैले हुए मजदूर वर्ग, व्यापार वर्ग और विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय संसद ने संसद के दोनों सदनों में 18 जनवरी 1968 को लिए गए संकल्पों की मुख्य बातें। पहला संकल्प था देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी राजभाषा, यानी कि राजभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी होगी। वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का विकास किया जाना। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिंदी एक विषय के रूप में शामिल करना एवं संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य परीक्षाओं का माध्यम हिंदी या क्षेत्रीय भाषा होना तथा वैकल्पिक माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखना। यानी कि पहली मुख्य बात थी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी राजभाषा, यानी कि राजभाषा हिंदी को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाना चाहिए। दूसरा संकल्प यह था कि वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है, यानी जो वार्षिक मूल्यांकन है उसकी रिपोर्ट को संसद के सामने प्रस्तुत करना। तीसरी, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का विकास किया जाना चाहिए, यानी कि जो संसद के 8वीं अनुसूची में जो उल्लेख की गई जिन भाषाओं का उल्लेख हुआ है उनका विकास किया जाना। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हिंदी एक विषय के रूप में शामिल करना, यानी कि जो संघ लोक सेवा की जो लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा आती है उसमें हिंदी को एक विषय के रूप में शामिल करना। और संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य परीक्षाओं में हिंदी माध्यम हिंदी या क्षेत्रीय भाषा होना तथा वैकल्पिक माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखना। यानी कि अगर गुजरात में जो लोक सेवा संघ की आयोग की परीक्षा हो रही है तो उसका माध्यम गुजराती, हिंदी एवं अंग्रेजी होना चाहिए। इसी प्रकार जिस भी क्षेत्र में लोक सेवा संघ की परीक्षा हो रही है उसमें एक माध्यम हिंदी होना चाहिए, दूसरा क्षेत्रीय भाषा और तीसरा है जो दूसरा वैकल्पिक उपयोग है वो अंग्रेजी का करना चाहिए। यहाँ हमारा प्रश्न राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति समाप्त होता है। मुझे आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।